हेलो प्यारे बच्चे, मैं डीके अंजन इग्नाइटेड S2PC2 क्लासेज में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्यारे बच्चे, हम लोग अभी तक 2 लेक्चर्स में ये स्टडी किए कि सॉलिड की प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज क्या होता है, जिसको पढ़े। सेकेंड लेक्चर में हम लोग इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टी को स्प्रिंग बॉल मॉडल के थ्रू और इंटर एटॉमिक फोर्स के थ्रू कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे समझा जाता है, ये चीज़ पढ़े। आज हम तीसरी टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें आज हम पूरी लेक्चर्स में यह स्टडी करेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है। इसके बारे में आज फुल स्टडी करेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और नोट्स बनाना शुरू करें। आज का हेडिंग, पहला हेडिंग होगा स्ट्रेस, इसलिए सभी लोग स्ट्रेस का हेडिंग लगाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं स्ट्रेस। क्या होता स्ट्रेस, पहले ये पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेस को। व्हाट इज स्ट्रेस? इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया of a deformed body is called a stress। देखिए, हम लोग जो आज स्टडी करने वाला स्ट्रेस में, तो स्ट्रेस होता क्या है पहले इसको समझते हैं। देखिए, हमें लिखा है कि द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी। किसी डिफॉर्म्ड बॉडी के यूनिट एरिया में जितना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। जैसे देखिए, जैसे एक हम ये रिजिड कोई सपोर्ट ले लेते हैं और इसमें किसी बॉडी को हम कांटेक्ट में रख देते हैं। जैसे ये कोई मेरा एक बॉडी है, अब इस बॉडी पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स से हम एक्ट करते हैं। तो देखिए, ये फोर्स जब इसको खींचेगा तो इस बॉडी में, इस डिफॉर्म्ड बॉडी में कुछ एक्सटेंशन उत्पन्न होगा, तो उससे इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर है ना, जो फोर्स हम लगा रहे हैं एफ एक्सटर्नल, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। पीछे हम लोग इसको स्टडी किए हैं। ओके, अब देखिए, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम क्या कहते हैं, ए। अब यहां जो एक फोर्स देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ये दोनों फोर्स लगभग एफ आर की वैल्यू जो होता है वो एफ एक्सटर्नल के इक्वल होता है, लेकिन हमेशा कहेंगे तो ये करेक्ट नहीं है। ऐसे 95% केसेज में ये देखा जाता है कि एफ आर जो है वो एफ एक्सटर्नल के इक्वल हमेशा होता है। अब देखिए, तो यहां हमने कहा जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा ए है, तो ए एरिया में एफ आर फोर्स एक्ट हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स है ना। तो यूनिट एरिया में तो एफ आर बाई ए, यूनिट एरिया में, तो यूनिट एरिया में जितना फोर्स एक्ट हो रहा है, इस फोर्स को ही हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस है क्या, तो यूनिट एरिया में जितना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता है ना, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। इसलिए डेफिनेशन में लिखे, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, यानी यूनिट एरिया में जितना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है उसे ही हम बोलेंगे स्ट्रेस।
स्ट्रेस है मेनली एक तरह से कुछ ही कि किसी बॉडी में जो खिंचाव होता है या तनाव होता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। जैसे कभी कभी देखते हैं आप लोग भी कहते हैं कि सर एग्जाम का है ना काफी स्ट्रेस है, तो इसका मतलब यह है कि उसका प्रभाव काफी आप पर दिख रहा है। जैसे ही डिफॉर्म बॉडी जो है उस पर रिस्टोरिंग फोर्स काफी प्रभाव उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर दिखा रहा है, और जितना इस पर इफेक्ट दिखा रहा है उसी को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस कह रहे हैं। ओके, अब आइए स्ट्रेस की क्या होगा यूनिट वो देखते हैं। तो अगर ऐसा यूनिट बात करें कि ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होगा, तो देखिए ऊपर में हमारा है फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और नीचे हमारा क्या है बाबू लोग, एरिया, एरिया का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, यानी इसी को हम लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसकी हम सीजीएस यूनिट बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ स्ट्रेस, सीजीएस यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो ऊपर नए न्यूटन का ऐसे सीजीएस फॉर्म होता है डाइन, और मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रही इसकी डायमेंशन क्या होता है सर, तो आइए अगला बात इसका देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। देखिए ऊपर में क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बाबू लोग बताएंगे। फोर्स का डायमेंशन बाबू लोग हाना बोलेंगे ml/t-2, ये होता है डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का। और नीचे क्या है बाबू लोग, एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, l²। तो अब देखेंगे इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये देखिए l ऊपर में और l² नीचे में, तो एक l हट जाएंगे यहां से हम, ये एक l, तो यहां बचे क्या, m l के पावर -1 और t के पावर -2। तो ये मेरा स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ओके, अब एक बात आता है कि सर ये जो स्ट्रेस है ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो जवाब है कि ना वेक्टर में आता है ना स्केलर में आता है, बल्कि ये है क्या, टेंसर। इसको लिखें क्या कि इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर क्वांटिटी क्या है भाई, टेंसर जो होता है ना एक जनरलाइज फॉर्म होता है, जो वेक्टर और स्केलर का जनरलाइज फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। ओके, तो हम लोग स्ट्रेस समझे कि स्ट्रेस क्या होता है ना। स्ट्रेस का मतलब यही होगा कि किसी बॉडी पे कितना खिंचाव हो रहा है, कितना तनाव हो रहा है ना, उसको मिले स्ट्रेस कहते हैं। ये हम लोग के भी माहौल में स्ट्रेस की कहानी जनरली चलते रहता है। आप लोग देखे होंगे कि परीक्षा का स्ट्रेस होना, किसी काम का स्ट्रेस होना, है ना, तो ये स्ट्रेस जनरली यही होता है, कितना आप उससे तनाव फीलिंग कर रहे हैं, कितना उससे आप खिंचाव फीलिंग कर रहे हैं, वही चीज होता है स्ट्रेस मेनली। तो यहाँ पर हम बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड बॉडी पर कितना तनाव होगा, कितना खिंचाव होगा, ये हम समझेंगे, है ना। जैसे हमने वही लिखा कि द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, कौन फोर्स, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ डिफॉर्म बॉडी, किसी डिफॉर्म बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, है ना, के यूनिट पार्ट में, क्रॉस सेक्शनल एरिया के यूनिट पार्ट में, जैसे मैंने लिखाया कि ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है और रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है क्या, Fr, तो उसको यूनिट पार्ट में जितना फोर्स लगा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस का यूनिट याद रखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का जो है सीजीएस यूनिट क्या होगा बाबू लोग, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला क्या है बाबू लोग, तो ml-1 t-2। और ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्या है, तो जनरलाइज फॉर्म ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, इट्स कॉल्ड टेंसर। ओके, जल्दी से इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटाएंगे, जल्दी से करिए आप लोग, पॉज करके लिख लीजिए, सब लोग पॉज करके लिख लीजिए। ओके, लिख लिए होंगे। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अब इससे। स्ट्रेस आप समझे होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है, सभी लोग साथ में लिखेंगे भी तो ज्यादा आपको क्लियरिफिकेशन होगा। चलिए आगे लिखते हैं। तो आपने टेंसर समझा कि क्या होता है, टेंसर, टेंसर है क्या, तो एक बार बार बोल रहे हैं कि टेंसर जनरलाइज फॉर्म है,
वेक्टर एंड स्केलर का, है ना। इसलिए स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। ओके, अब आइए हम आगे बात करते हैं कि बाबू लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितना होता है। तो हम आगे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का जो मेनली जो टाइप्स होता है बाबू लोग, वो 3 टाइप्स का स्ट्रेस होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स का स्ट्रेस होते हैं। नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, है ना। और सेकंड जो होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और थर्ड होता है उसको हम सीरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, या इसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो आपने देखा कि स्ट्रेस का जो टाइप होता है कितना होता है, 3 होता है। 3 टाइप्स का स्ट्रेस होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नंबर 2 इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, एंड नंबर 3 इज कॉल्ड सीरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, कई बार इसे कई किताब में देखेंगे तो इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोला जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन जनरली इसका ज्यादा करके बुकेज में, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही लिखा हुआ है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही ज्यादा इसका करेक्ट फॉर्म है। अब देखिए, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक डिवाइड होते हैं इसमें जिसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। कौन स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। और एक और होते हैं जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। कौन स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो इस तरह से आप देखें कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को मैंने पूरी तरह से क्लासिफाइड कर दिया। आपसे पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितने होते हैं, तो उसका आंसर होगा 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नंबर 1 इज कॉल्ड longitudinal stress, number 2 is called volumetric stress, and number 3 is called shearing stress या टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितने टाइप्स में होते हैं, 2 टाइप्स में, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो इतना आप डायग्राम इसको बना ले, इस तरह से समझे इसको, है ना। अब हम बारी बारी से सबको डिफाइन करते हैं। मेनली हम टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेशनल स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, तो उससे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का भी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो इतना जल्दी से आप कर लीजिए, है ना। आप लोग पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए, इसको हम हटा रहे हैं। हो गया, जल्दी बोलिए, यस नो बोलिए, हो गया। अब लोग हाँ ना बोला करिए। ओके, ठीक है, हम हटा रहे हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। अब आइए हम आगे आते हैं इसके। तो हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देख लिए। अब जो है हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। कौन स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। इसको आइए पहले लिखते हैं डेफिनेशन टेंसाइल स्ट्रेस का। इसमें आप इस तरह से बोल सकते हैं, इफ इंटरनल restoring force acting per unit cross sectional area of a deformed body when its length is increases in the direction of deforming force। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या है कि इफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी, डिफॉर्म्ड बॉडी के यूनिट एरिया पर जितना जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है उससे व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स,
और उसका लेंथ जो है ना, वो इंक्रीज होना चाहिए डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्शन में। जैसे देखिए, अगर ये हम एक बॉडी लेते हैं, रिजिड बॉडी, और यहां तो रिजिड बॉडी की बात होगी भी नहीं, क्योंकि यहां तो सबका शेप साइज चेंज होता रहता है डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, है ना। तो हम लोग एक सॉलिड बॉडी ले रहे हैं, ठीक है। इस पर देखिए एक फोर्स ये एक्ट हो गया एक्सटर्नल फोर्स, और एक फोर्स ये एक्ट हो गया एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए इस एक्सटर्नल फोर्स पर जो इस बॉडी पर लग रहा है, तो उससे इसका क्या होगा, लेंथ एक्सटेंड हो जाएगा। ये लेंथ जो है थोड़ा सा इसका बढ़ जाएगा, है ना। ये लेंथ देखिए कुछ ऐसे जो है इंक्रीज कर रहे हैं लेंथ, ये देखिए ये लेंथ इस तरह से इसका इंक्रीज हो रहा है। और ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है Fr, इसका रिस्टोरिंग फोर्स ये लग रहा है इधर की ओर, है ना, इस तरह से। तो देखिए इसका लेंथ जो है ना, लेंथ ये इंक्रीज हुआ है इन डायरेक्शन ऑफ क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स। इसीलिए इस स्ट्रेस को हम बोलते हैं, यहां पर ये एरिया अगर ए है और ये रिस्टोरिंग फोर्स Fr लग रहा है, तो यहां पर स्ट्रेस को, है ना, लिखेंगे Fr/A। फॉर्मूला स्ट्रेस का ही रहेगा। अगर स्ट्रेस का सिंबल चाहिए तो सिंबल इसका जो है ना, यूज होता है सिंबल में, सिंबल इसका सिग्मा यूज होता है। क्या होता है, सिग्मा। सिंबल इसका क्या होता है, सिग्मा, इस तरह से सिग्मा, ठीक है। ये सिंबल इसका है जिसको हम सिग्मा कहेंगे। यानी यहां कह सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू, है ना, Fr/A। इस सब स्ट्रेस के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस के लिए सिग्मा होता है, ये सभी स्ट्रेस में चलेगा, मतलब स्ट्रेस का ही सिंबल होता है, आप ऐसे समझें इसको, है ना। ये सिग्मा क्या है, क्या यहाँ, तो यहाँ ये सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है। तो आप समझे होंगे टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में डिफॉर्मिंग फोर्स जब एक्ट हो तो बॉडी का लेंथ जो है इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अगर इंक्रीज होता है तो इसमें जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उस स्ट्रेस को हम बोलें क्या, टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, तो आशा करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस आप समझे होंगे। टेंसाइल में ज्यादा टेंशन नहीं है, टेंसाइल में ही ध्यान रखना है कि बॉडी का जो लेंथ होगा वो इंक्रीज होगा। फॉर्मूला स्ट्रेस का वही है ना, रिस्टोरिंग फोर्स बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और स्ट्रेस का सिंबल क्या होगा, तो सिग्मा हम यूज करेंगे सिंबल में, सिग्मा इज इक्वल टू Fr/A। ओके, इसको रीड करते हैं सिग्मा इस तरह का, सिग्मा यहाँ जो रीड करेंगे वो है क्या, स्ट्रेस है। क्लियर है, तो आप समझ गए होंगे टेंसाइल स्ट्रेस। अब देखिए हम लोग कंप्रेशनल स्ट्रेस पढ़ते हैं, तो कंप्रेशनल स्ट्रेस ज्यादा कुछ नहीं है, इसी में हम सेट कर देंगे कंप्रेशनल स्ट्रेस को। इसको खाली हटाते हैं, देखिए यहां आप देते हैं हम कंप्रेशनल स्ट्रेस। अब कंप्रेशनल स्ट्रेस में क्या है कि सारा डिफिनेशन वही रहेगा, खाली यहां हमको लिखना है कि व्हेन इट्स लेंथ इज डिक्रीजेज, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ, लेंथ इज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। और डिफॉर्मिंग फोर्स जो ऐसे एक्ट हो रहा था ये नहीं एक्ट होगा, है ना, इसमें इस तरह का देखिए फोर्स एक्ट होगा। आपको दिखाते हैं इसमें, देखिए ये जो है हमारा बॉडी है ना, इस पर ये जो है हम डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रहे हैं, है ना। एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये देखिए एक्ट हो रहा है ना, ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसको क्या होगा, इस तरह से कंप्रेस कर रहा है, इसलिए इसका नाम हुआ है कंप्रेशनल स्ट्रेस। अब यहाँ कंप्रेस करके इसको मान लिया, है ना, कुछ ऐसा बना दिया, इस तरह का जो है कुछ शेप बन गया इसका, समझे, ऐसे। ये मान लिया जो है इसका एरिया थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा लेंथ को डिक्रीज होने से। ये देखिए अब यहाँ पर ये जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। जब फोर्स ऐसे एक्ट होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स ये एक्ट होगा, देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा डिफॉर्मिंग फोर्स का एक्ट होता है इस तरह से। तो यहाँ जो कंप्रेशनल स्ट्रेस होगा, कंप्रेशनल स्ट्रेस, तो यहाँ वैल्यू क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला में चेंज नहीं होने वाला है, Fr/A। यही हमेशा स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा
कंप्रेशनल स्ट्रेस F/A। यूनिट बाय यूनिट तो हमेशा जानिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट हर जगह यूज होगा वही चीज है ना, खाली अलग अलग इसके इन लेंथ के चेंज होने से कारण हो रहा है। जैसे टेंसाइल में देखे कि लेंथ बढ़ गया इसलिए वो उसका जो है टेंसाइल नाम था, यहाँ लेंथ घट गया है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या, कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो दो स्ट्रेस समझ गए होंगे, क्या होता है टेंसाइल, क्या होता है कंप्रेशनल, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मैं आता हूं अगले पॉइंट की ओर, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का डिफिनेशन देना चाहते होंगे तो यहाँ सिर्फ ऐसे लिख लेंगे कि फिर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ डिफॉर्म बॉडी है ना, व्हेन इट्स लेंथ इज, यहां लिखेंगे इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, बस लेंथ इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का ही दोनों पार्ट था है ना, टेंसाइल स्ट्रेस और हमारा दूसरा जो कंप्रेशनल स्ट्रेस। क्लियर हो गया होगा। तो आगे इसमें बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए अगला दूसरा नंबर में देखते हैं। पहला नंबर हम लोग स्टडी कर लिए है ना, सेकेंड नंबर क्या था, इसको हम लोग बोल रहे थे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो आते हैं सेकेंड नंबर में, नंबर 2 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है ना। क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ये स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या लिखेंगे, देखिए इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली ऑन an object, normally on an object all over its surface, all over its surface, उसके सारे सरफेस पे। if deforming force is applied normally on an object all over its surface, comma that changes its volume, that changes its volume, comma then the stress is called वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जैसे देखिए ये मान लिया वाटर है, ठीक है, ये क्या है, वाटर है। इस वाटर में हम एक बैलून को डाल दिए हैं, देखिए ये बैलून है, ठीक है, ये हमारा इसमें एक हम क्या डाल दिए हैं, बैलून, कोई ऑब्जेक्ट को हम ऐसे डाल दिए, ठीक है। अब क्या होगा, इस वाटर जो है इस पे फोर्स लगाता है नॉर्मली, देखिए ये फोर्स अब एक्ट करेगा नॉर्मली इस डायरेक्शन में। वाटर आपको पता होगा, वाटर जो है नॉर्मली फोर्स एक्ट करता है। किसी भी बॉडी अगर वाटर के अंदर होता है तो उस पर वाटर नॉर्मली फोर्स एक्ट कर, देखिए नॉर्मली सब एक्ट हो रहा है ना। यहां मान लिया एरिया जो है ये छोटा छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया हम दिखा रहे हैं, इस छोटे छोटे एरिया पर फोर्स एक्ट हो रहा बाहर से, देखिए एफ फोर्स, ठीक है, ये एफ है ना। और यहाँ जो है हम देखेंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगा, है ना, कौन सा स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बराबर फोर्स रहेगा परपेंडिकुलर, देखिए सब फोर्स एक्ट हो रहा है ना, ये सारे फोर्स। तो एफ एक तरह के परपेंडिकुलर है बटा एरिया, और यहाँ फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है, इसीलिए इस फोर्स को हम लोग प्रेशर भी बोल सकते हैं। यहां पर क्या बोल सकते हैं, प्रेशर। ये फोर्स एक तरह का प्रेशर होगा परपेंडिकुलर। पिछले वाले जो टेंसाइल और आपका जो पढ़ रहे थे कंप्रेशनल, उसमें वो जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर एक्ट होगा, उसमें हो सकता है कि जैसे इस तरह की बॉडी है ना, तो फोर्स कुछ ऐसे एक्ट होगा, कुछ ऐसे फोर्स, ये F1 कुछ F2, और हो सकता है दोनों का रिजल्टेंट इधर एक्ट करे, है ना। तो उसमें कोई गारंटी नहीं उस तरह का था कि परपेंडिकुलर, बट यहां परपेंडिकुलर होगा, इसलिए यहां पर हम इसको बोल सकते हैं क्या, प्रेशर। और ये प्रेशर जनरली यहां P ना लिख के हम डेल P लिख रहे हैं। अब कहेंगे कि सर डेल P क्यों, तो देखिए मान लिया हम बैलून यहां पर डाले होंगे इसके अंदर में, तो बैलून के अंदर में प्रेशर होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर फिलअप कर दिए और एयर फिलअप करके हम इसके अंदर में डाले हैं। तो
बाहर से ए जो आपका लिक्विड है वो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, वो मान लिया कि P लगा रहा है, और अंदर से हमारा एयर जो है भी एक्ट करेगा, उसका प्रेशर मान लिया P0 है, तो नेट प्रेशर कितना एक्ट हो रहा है, तो बाहर से P और अंदर अपोज कर रहा है कितना P0 मान लिया, तो नेट प्रेशर कितना एक्ट होता है P माइनस P0, इसलिए इसको हम P माइनस P0 कहेंगे, है ना। नेट प्रेशर ये इस पर एक्ट होगा, है ना। तो आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस समझे होंगे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है। इसमें इस स्ट्रेस को प्रेशर भी यहां बोल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत हमको नहीं है यहां पे, है ना। बट है ना हर समय ये बोलेंगे, है ना, ये दिक्कत है, ये हर समय ऐसा नहीं चलेगा, ये सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में ही प्रेशर होगा जिसकी वैल्यू P माइनस P0। P क्या है, बाहर से जो प्रेशर एक्ट हुआ है लिक्विड के द्वारा, और P0 क्या है, जो इस बैलून के अंदर जो था एयर भरा हुआ था इसके अंदर, है ना, उस एयर ने प्रेशर लगाया, तो नेट प्रेशर इस बॉडी पर कितना लगा P माइनस P0, और यही नेट प्रेशर होगा, है ना, जो कहलाएगा क्या स्ट्रेस। तो यहां स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, प्रेशर। ओके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नंबर 3 में, जिसको हम बोल रहे हैं, है ना, सीरिंग स्ट्रेस। तो जल्दी से इसको करिए, अगला हम सीरिंग स्ट्रेस समझाते हैं। तो सीरिंग स्ट्रेस में क्या करेंगे, देखिए उसमें ज्यादा कुछ नहीं, डेफिनेशन नया मैं नहीं दूंगा, है ना, या उसे हम कौन सा स्ट्रेस बोले थे याद करो, टेंजेंशियल बोले थे, टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो इसको बोलेंगे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या होता है, जो देखिए जरा, टेंजेंशियल स्ट्रेस में आइए देखते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या लिखेंगे, है ना, टेंजेंशियल स्ट्रेस ऐसे हम लोग सीरिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस या सीरिंग स्ट्रेस। यही बोलेंगे इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली, ठीक है, टेंजेंशियली टू एन ऑब्जेक्ट, कॉमा, दैट चेंज इट्स शेप, तो उसके शेप में चेंज आता है, देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, जैसे मान लिया ये एक हमारा बॉडी है, और इसको हम बॉडी को बेस को हम फिक्स कर दिए, फिक्स है, और यहां पर जो है ना, इस तरह से कोई टॉप लेयर इसका है, इस पर फोर्स को ऐसा हम एक्ट कर रहे हैं, ये फोर्स एक्ट जो हो रहा है वो टेंजेंशियली एक्ट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, इसके शेप में, है ना, कुछ आपको चेंजिंग महसूस होगा। ये देखिए कुछ ऐसा हो जा रहा है, इस तरह का, देखिए ये कुछ ऐसा हो जा रहा है, ये देखिए, है ना, इस तरह का जो है ये कुछ नेब गया, है ना, ये देखिए इसका जो ओरिजिनल ये था हाइट, है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ओरिजिनल हाइट ये था, और इससे ये कुछ क्या कर गया, नेब गया है इस तरह से, देखिए ये कुछ इस तरह से बन गया पिक्चर। अब यहाँ पर इस एरिया पर फोर्स लग रहा था, ये एरिया पर, है ना, ये वाला एरिया पर, है ना, तो इसका जो स्ट्रेस यहाँ होगा, इस स्ट्रेस को हम बोलेंगे Ft बाई ए, है ना, टेंजेंशियल फोर्स बाई ए। स्ट्रेस का ही कॉमन फॉर्मूला हमेशा लगेगा Ft बाई ए, टेंजेंशियल फोर्स बाई ए। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस भी आप समझ गए होंगे। अब इसमें अभी जो हम पढ़ेंगे स्ट्रेन, तो और इसमें समझेंगे क्या होता है, बट अभी इस तरह के आपको पिक्चर समझना पड़ेगा। अब जैसे आप बुक्स होता है, तो बुक्स में ऐसे इस तरह से, जैसे ये बुक्स है, देखिए जैसे ये बुक्स है, अब इसमें ऐसे कोई फोर्स हम एक्ट कर दिए, तो इसका सरफेस देखिए इस तरह से हो जाता है, तो ये टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होने से हो रहा है। तो टेंजेंशियल फोर्स वो होता है ना, जो उसके सरफेस पे टेंजेंट एक्ट होगा, उससे इसके शेप में कुछ चेंजिंग होगा, इसे लिखे हैं, है ना, दैट, है ना, चेंज इट्स शेप, देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो आपको टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना, क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग जो है अभी देखे क्या कि स्ट्रेस क्या होता है, और फिर हम लोग पढ़े कि स्ट्रेस के टाइप कितने होते हैं।